हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। अगेन मैं आपके सामने हाजिर हूँ यहाँ पर इंटेंस जीके डिवीजन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं परमार सर का जो पीवाईक्यू पार्ट 4 है उसका रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू। तो पहला लेक्चर तो ऑलरेडी हम लोगों ने करवा दिया है और उसका मैं प्लेलिस्ट आज बना दूंगा। सो सब सारा जो है मतलब उसी प्लेलिस्ट में अपडेट होता जाएगा जितने भी लेक्चर्स हैं। तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें कि टोटल 200 क्वेश्चन के थ्रू जो है कंप्लीट जो लेक्चर 2 सर ने करवाया है उसका हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो बस एक झटके में आप इस वीडियो को देखिए। पहले आपको लेकिन सर का जो वीडियो है या फिर मेरा जो रिवीजन करवाया है मैंने, ठीक है, नोट्स के थ्रू, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से आकर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो बाकी चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अपडेट, टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी सेल चल रहा है, जिसको लेना है ले लेना। 395 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि शायद ही ऑफर आता है ये। इसके बाद ये प्राइस आपका 700 रुपये तक बढ़ जाएगा आज के बाद। तो जिसको अगर लेना होगा ले लेना। कूपन कोड एस कैफे अप्लाई करना, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा और आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा 12% एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे कम है। तो ये हो जाएगा दादरा एंड नागर हवेली की सबसे कम है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर ओवरऑल क्या है, तो ये हो जाएगा 74.04% है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा केरला का है 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो यह बिहार का हो जाएगा, लगभग 61% के आसपास था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा यूटी में, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप, और कम वाला तो हम लोगों ने देख लिया, दादर नगर हवेली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर जिला पूछेगा तो ये हो जाएगा सरचिप, जो कि मिजोरम में है। और मिजोरम याद रखना सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट वहीं पर है, मिजोरम में, केरल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम वाला आपका एमपी का याद रखना है, अलीराजपुर। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी। तो पुरुष का पूछेगा सिर्फ तो 82.14% था। एंड अगर फीमेल का पूछेगा तो फीमेल का याद रखना है आपको 65.46 एंड ओवरऑल 74.04%। आगे, भारत के किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय जो है 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो ये लगभग 12% थी। सोच सकते हो बहुत कम थी। 1901 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो ये था लगभग 5.4%, उससे भी कम। आगे 2001 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो ये था आपका यहाँ पर 2001 का पूछा है ना, तो 64.8% हो जाएगा। आगे, वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं एडवेक्शन, यानी कि अभिवहन। ठीक है, अभिवहन इसको बोलते हैं। जब क्षैतिज गति, यानी कि क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से, एक हम देखेंगे अभी वर्टिकली इस तरीके से फ्लो होता है, उसको क्या कहेंगे, तो आगे क्वेश्चन होगा। लेकिन क्षैतिज वाले को एडवेक्शन कहते हैं। और इसी कारण से लू भी चलता है, याद रखिएगा। लू किस प्रकार की हवा को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लोकल विंड है आपका। ठीक है, दो तरह का विंड होता है, एक लोकल और एक परमानेंट। तो लोकल में आपका आ जाता है ये लू। किस प्रक्रिया के द्वारा लू हवा चलती है। तो अभी मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा एडवेक्शन, यानी अभिवहन। अणुओं के बीच सीधे भौतिक संपर्क के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण, अगर देखिए कांटेक्ट हो जाएगा ना फिजिकल बॉडीज में, तो ये होता है आपका कंडक्शन के थ्रू, यानी कि संवहन, इसको संवहन कहते हैं। वायु के ऊर्ध्वाधर गति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आ गया ना, ये इस तरीके से, अब अगर इस तरीके से बहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक स्थानीय हवा का उदाहरण है। स्थानीय वाला पूछेगा तो लू हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। इसके अलावा समुद्र की सतह से जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि एवेपोरेशन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अस्थायी हवा का उदाहरण है। अस्थायी हवा बोलेगा तो यहाँ पर ट्रेड विंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापारिक हवाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। तो कर्नाटका था, तेलुगु था, तमिल था, मराठा वाला नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी, डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो तुंगभद्रा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। कौन सी नदी का ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तो कृष्णा नदी, ये भी याद रखिएगा। किस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। संगम डायनेस्टी, जो कि 1336 एडी में स्थापित हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के किस वंश की स्थापना सलुव नरसिम्हा ने की था। तो सलुव डायनेस्टी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलुव जो डायनेस्टी है उसका यहाँ पर जो स्थापना सलुव नरसिम्हा ने किया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की। तो तलु वंश अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का वीर नरसिम्हा हो जाएगा। ठीक है,
तुलुब का हो जाएगा वीर नरसिम्हा, सुलुब का हो जाएगा सलू नरसिम्हा, और हरिहर बुक्का ने क्या किया था, ये पहला वाला यानी कि संगम वंश, और लास्ट वाला क्या बच गया एक, अभी होगा एक और, ठीक है, तिरुमाला, ठीक है। तो तिरुमाला ने किया था यहाँ पर किसका, अराईवीडू का। तो चारों यहाँ पर याद रखना है आपको, चारों वंश का। कौन सा विदेशी यात्री अच्युत देवराय के शासनकाल के समय विजयनगर साम्राज्य आया था, तो ये हो जाएगा फर्नाओ नूनेज, ठीक है, ये आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में। उसी प्रकार से अगर पूछेगा यहाँ पर कि देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था, तो ये हो जाएगा निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। और अगर सेकंड के शासनकाल में पूछेगा, देवराय सेकंड के शासनकाल में, तो ये हो जाएगा अब्दुल रजाक, ठीक है। और अगर पूछेगा यहाँ पर कृष्णदेव राय के शासनकाल में, तो दुआर्ते बारबोसा हो जाएगा। और इसके अलावा एक और था यहाँ पर डोमिंगो पीस, तो डोमिंगो पीस नहीं है लेकिन याद रखना है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया था, तो अगेन वही आपका हो जाएगा दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस, यानी कि ये दोनों आंसर सही है आपका। आगे, कर्नाटक में मनाए जाने वाला कौन सा उत्सव विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो ये हम्पी उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में राया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो राया का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक शब्द का क्या अर्थ है, तो ये एक प्रकार का पोस्ट था मिलिट्री कमांडर का। विजयनगर अंपायर में ये पॉपुलर था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार की बात होगी तो पार्ट 3 याद रखना है आपको। इसके अलावा संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 12 से 35 याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अक्सर किस नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, सॉरी मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना इसको भारत में। इंग्लैंड में इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था, भारत में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार की बात होगा तो ये हो जाएगा अमेरिका। एक आता है मौलिक कर्तव्य, तो वो हो जाएगा रूस आपका, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल रूप से 7 था, लेकिन एक आपको हटा दिया गया था यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को 44th अमेंडमेंट से। देखिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था, 78 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया, तो ये जो है आपका 76वां सॉरी क्या कहते हैं 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था उसको, मौलिक अधिकार के चीज़ से वहाँ से मतलब वहाँ से हटा करके इसको जो है पार्ट 12 में डाला गया, आर्टिकल 300A में अभी ये है, ठीक है, जो कि एक विधिक अधिकार बना गया, ठीक है। भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कई बार डिस्कस हो चुका है, 26 नवंबर 1949 होगा, ठीक है, सी होगा। आगे, भारतीय संविधान को अपनाए जाने के समय उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो प्रारंभ में ये जो है आपका 22 पार्ट था, 395 आर्टिकल था और 8 अनुसूचियाँ था। लेकिन वर्तमान में ये 22 पार्ट 25 बन चुका है और अनुसूची आपका 12 हो चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संघ और क्षेत्र से संबंधित है, तो संघ और क्षेत्र आपका पार्ट 1 से संबंधित है। नागरिकता अगर पूछेगा तो नागरिकता आपका पार्ट 2 से है, और पार्ट 3 से मैंने बताया मौलिक अधिकार है। चौथा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी किससे है, तो पार्ट 4 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपका लिया गया है किससे, आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो ये है आपका मौलिक कर्तव्य पूछा है ना, तो पार्ट 4A हो जाएगा, सॉरी हाँ पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, और 51A सही है, सी नंबर सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आपका कर्तव्य है ना, तो अभी मैंने बताया था ना कि रूस से लिया गया है ये, ठीक है। अधिकार आपका अमेरिका से था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोग चलाया और उसे दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये आपका है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, ठीक है, याद रखिएगा 20 का 2। और इसी तरीके से 21 अगर बोलेगा ना, तो ये हो जाएगा कि इसमें जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जिस समय जो आपका अपराध के लिए सज़ा था वही सज़ा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और सज़ा था जिस समय आपने किया था और उसके लिए आपको कोई दूसरा सज़ा आपको मिले, तो ये कहता है आपका 20 का ए, 20 का 1 वही कहता है, यानी कि पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट एक्ट प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ क्राइम, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2), ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, नो जियोपार्डी, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा आपको। अनुच्छेद 20(2) के तहत दोहरे खतरे का क्या अर्थ है, अभी हम लोगों ने देख लिया, पनिशमेंट गिव वंस फॉर वन क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) क्या बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है मतलब आपको जो है किसी अपराध के लिए मतलब खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा आंसर सही है, ठीक है। आगे, 20(3) के अनुसार स्वयं को अपराधी साबित न करना का अर्थ क्या है, यानी कि ए पर्सन कैन नॉट गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट अदर, नहीं अगेंस्ट देम सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है, ए।
किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है? तो ये हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश के एक प्रमुख शासक। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो ये था आपका प्रतिष्ठान या फिर पैठान। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सीमुख थे। किस वंश में मातृवंशीय प्रणाली का पालन किया जाता था, जिसमें माता का नाम शामिल किया जाता था? तो ये सातवाहन, जैसा भी देखा था ना हमने, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र यानी कि जो इनकी माता था उनका नाम गौतमी था। ठीक है, तो माता का नाम लगता था नाम में, तो ये सातवाहनों के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन भारत में शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो यही सातवाहनों ने ही चलवाए थे। बाकी कुषाण ने आपके सोने के सिक्के चलवाए थे। शक वंश के शासक को जूनागढ़ अभिलेख के लिए जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार की विशेषता क्या है ये पूछ रहा है, तो ये बताते हैं आपको, ये जो है संस्कृत में इंस्क्रिप्शन था, तो ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन याद रखना है आपको। शक वंश के किस शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? तो सुदर्शन झील का मरम्मत जो है रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और बना था कब? चंद्रगुप्त के शासनकाल में बना था ये। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो आ ही गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो पल्लव अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का सातवाहनों के सामंत थे। ठीक है, बनारस में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा जोनाथन डंकन ने किया था। अगर पूछेगा टाइम पीरियड तो लगभग 1791। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ही 1791, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो बस एक बार लेक्चर देखना है और यहाँ से आके फटाफट से क्वेश्चन लगा लेना है। बाकी इसका पीडीएफ आपको पता है कहाँ पे मिलता है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी लगभग 1784 में। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? देखिए कलकत्ता वाला पूछेगा, वो तो हम लोगों ने पूछा देखा था बनारस वाला ना, लेकिन अगर कलकत्ता वाला पूछेगा तो ये आपका 1815 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें थे आपके राजा राम मोहन राय और एक थे यहाँ पर डेविड हेयर। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, 1815 नहीं, सॉरी 1817 याद रखना है। ठीक है, कलकत्ता वाला हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो अगर वेदांत वाला पूछेगा तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था लगभग 1825 में। ठीक है, 1825 में याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना किसने की थी? तो बीएचयू अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय, और एनी बेसेंट भी थी इसमें इनके साथ, तो वो भी याद रखिएगा। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट, 1950 में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो हिंदू महासभा की अगर पूछेगा तो ये भी आपका मदन मोहन मालवीय ने ही किया था। कौन सा कथन जो है चरम समुदाय, जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, उसके बारे में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी नंबर। ठीक है, यह एक पारिस्थितिकी समुदाय है जिसमें पौधे या जानवरों की आबादी स्थिर रहती है और एक दूसरे तथा उनके पर्यावरण के साथ संतुलन में होता है, तो ये हम लोग का सी सही हो जाएगा। जीवित और अजैविक घटकों के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करने वाला सबसे व्यापक शब्द है? तो ये हो जाएगा इकोलॉजी। किस शब्द को किसी विशेष क्षेत्र के पौधों और जीवों में रहने वाले परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सक्सेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी नहीं, सक्सेशन हो जाएगा। दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इकोटोन। ठीक है, संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? तो ये थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे आप याद रखिएगा कि जो आपका वेस्टर्न घाट है या फिर जो आपका वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट है, सॉरी ईस्टर्न हिमालयन वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ पर जो है ट्रॉपिकल रीजन्स है ना, वहाँ पर आपको ये जो है देखने को मिलता है जैव विविधता सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आर्न्स्ट हैकेल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इकोसिस्टम दिए थे ना। बायोडाइवर्सिटी याद रखिएगा वॉल्टर रोजेन। ठीक है, वॉल्टर रोजेन। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका आर्न्स्ट हैकेल। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? आर्न्स्ट हैकेल। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, भारत वाला पूछेगा तो रामदेव मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कोशिका अंग वसा और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में से वसा वाला है ना? तो वसा वाला हम लोगों ने कल ही देखा था, ये स्मूथ वाला हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बाकी रफ वाला क्या था? वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता था। कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है। ठीक है, कोशिका का कौन सा घटक अर्धपारगम्य और जीवित होता है? तो ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस चीज़ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। बाकी चिटिन होता है कवक में, और पेप्टिन होता है किस में? बताना है आपको, बैक्टीरिया में ना।
हम्म कौन सी कोशिका भित्ति में चिटिन पाया जाता है? तो हम लोगों ने अभी देखा था, ये हो जाएगा फंगी, कवक, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ये होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण अगर पूछेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी एपरेटस, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की अगर बात करेंगे, तो ये भी आपका जो है, हाँ, हो जाएगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आरईआर में, ठीक है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल अगर बोलेगा डीएनए मॉलिक्यूल्स की खोज, तो वो हो जाएगा फ्रेडरिक मिसर्ड। लेकिन अगर पूछेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वाटसन क्रिक। तो हमें यहाँ पर डबल हेलिकल का जिक्र नहीं किया है, तो फ्रेडरिक मिसर्ड ही मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डबल हेलिकल संरचना देखिए आ चुका है, तो यहाँ पर याद रखिएगा वाटसन एंड क्रिक ने किया था 1953 में। कौन से भारतीय संगीतकार जो है वाद्य यंत्र शहनाई से संबंधित है? तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खान संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो डुमराव बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई, याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस ऐतिहासिक अवसर पर शहनाई बजाई थी? 1947 में बजाया था, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है, रेड फोर्ट पे। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सी प्रतिष्ठित पुरस्कार, तो भारत रत्न, याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। 1999 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय संगीतकार कौन थे? तो ये थे आपके पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर, यहाँ पर याद रखना है सितार से संबंधित है ये। बाकी अगर पहला पूछेगा तो वो हो जाएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ, ठीक है, सी। विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मोहन वीणा, ठीक है। मोहन वीणा गिटार का ही एक मतलब थोड़ा उससे ही मतलब मिलता जुलता होता है, मोहन वीणा, याद रखना है। पारंपरिक शहनाई में कितने छेद होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। 7 होते हैं कि 5 होते हैं? 7 ही होते हैं, ठीक है। आगे, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? ठीक है। तो अगर ये है तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तन्वी शाह हो जाएगा, ठीक है, तन्वी शाह। नेक्स्ट, भारत के भौतिक विभागों में से कौन सा क्षेत्र सबसे स्थिर भूखंड माना जाता है? तो स्थिर वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर है हम लोगों का, ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्थिर माना जाता है। भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कौन कौन सा है यहाँ पर? लगभग अगर बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो उत्तर का मैदान हो जाएगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हिमालय हो जाएगा। तो अलग अलग है, तो टोटल 6 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो अगर प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का ग्रेनाइट नीस हो जाएगा, ठीक है, ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत महाद्वीप की गति और हिमालय जैसे भूभागों के निर्माण की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। बी सही हो जाएगा, जिसमें कि ये पता होगा आपको कि पहले आपका जो देखिए होगा ही क्वेश्चन, आगे बताने की जो था ही नहीं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखना है इसको प्रस्तुत किया था यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के 2 भाग कौन से? तो ये था आपका लौरेसिया एंड गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत मूल रूप से किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। हिमालय का निर्माण किन 2 विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? हिमालय का निर्माण ना, तो पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन, या साउथ प्लेट एंड अरेबियन, साउथ अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक एंड यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीप की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रायद्वीप की मुख्य विशेषता यह है कि ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड्स। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भौतिक विभाग अपने रेगिस्तान परिदृश्य के लिए जाना जाता है? तो जो आपका ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, वो आपका जो है रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए जाना जाता है। हिमालय निम्नलिखित में से किसे अकबर के अधीन खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी? तो खाने खाना की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का बैरम खान, ठीक है। बैरम खान आपको बता दें जब 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो उसमें जो बाबर के तरफ सॉरी ये जो आपके अकबर की तरफ से जो है बैरम खान ही लीड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जीत जाते हैं बैरम खान, तो खाने खाना की उपाधि इनको दी जाती है, याद रखिएगा। अकबर का मूल नाम क्या था? तो ये था आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने कितनी आयु में राजगद्दी संभाली? 13 साल में। जब अकबर युवा थे तो उनकी ओर से किसने शासन किया था? तो बैरम खान ने, ठीक है, और उनको हराया था, क्या नाम था? पानीपत का सेकंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था ना, तो हेमू को इन्होंने हराया था।
नेक्स्ट 1605 में अकबर के मृत्यु से पहले उनकी अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो ये था आपका खंडेश। ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा आपका अकबरनामा और आईने अकबरी, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का अबुल फजल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में बटा गया था। ठीक है। आगे, अकबरनामा का कौन सा भाग अकबर के प्रशासन प्रशासन वाला अगर पूछेगा तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है दहसाला प्रणाली किसने लागू की थी? तो दहसाला आपको याद रखना है कि अकबर के नवरत्नों में से एक था टोडरमल। ठीक है। उसने यहाँ पर जो है दहसाला प्रणाली की लागू किया था। दहसाला प्रणाली कब शुरू किया गया था? वर्ष भी पूछता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ष तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी यहाँ पर है तो मैं बताता हूँ आपको। ये था आपका 1580 से 82 वाला टाइम में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है? तो ये आर्टिकल नंबर 57 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अगर बोलेगा तो ये पार्ट 5 में आता है। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो महाभियोग आपका 61 से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता का मापदंड है? तो जो आपका लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी चीज़ चाहिए ना, वो आपका है यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए। और अगर पूछेगा राज्यपाल तो वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आपको CJI। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो इलेक्टेड MP और MLAs पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड वाले नहीं लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो कार्यकाल अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा प का नी को का। ठीक है, यानी कि 52, 53, 54, 55, 56 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, आप उससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अधिकार देता है, यानी कि ऑर्डिनेंस? तो ऑर्डिनेंस यहाँ पर अगर बात है तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है आपका कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, मेंबर ऑफ विधान परिषद करेगा, मेंबर्स ऑफ विधानसभा करेगा, कौन करेगा भाई? तो ये हो जाएगा विधानसभा का मेंबर। ठीक है, अगर विधानसभा का है तो विधानसभा का ही करेगा। ठीक है। आगे, भारत में कितने राज्य में विधान परिषद हैं? विधान परिषद अगर बोलेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कबूतम करके इसका ट्रिक होता है, आपको पता होगा शायद। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? केंद्र शासित बोलेगा तो यहाँ पर जो है दिल्ली और पुडुचेरी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली में तो है ही, एक पुडुचेरी में भी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के पीठासीन अधिकारी से संबंधित है? तो ये 93 है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा के पीठासीन अधिकारी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 178। नेक्स्ट, विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकता है? अगर विधानसभा के अध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो ये अपना त्यागपत्र जो है गवर्नर को देगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन तय करता है? तो ये तय करता है आपका कौन? चुनाव की तिथि को कौन तय करेगा? तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन तय करता है? उपाध्यक्ष। ठीक है, तो उपाध्यक्ष का भी आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट ही। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद। ठीक है, तो आपने वो कबूतम वाला अगर ट्रिक याद होगा तो उससे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस निकाय को राज्य में विधान परिषद बनने या समाप्त करने का अधिकार है? विधान परिषद बनने या समाप्त करना है ना, तो इसको हो जाएगा क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो B नंबर। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के संस्थापक कौन थे, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला? तो इसमें काफ़ी सारे लोग थे, उसमें भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ठीक है, तो C नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो ये है राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक है, नहीं नहीं गलती हो गया, ये नहीं है। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, A नंबर, अरुण जेटली। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस का अगर बोलेगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, महात्मा गांधी होना चाहिए था। महात्मा गांधी का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की थी? तो इसका भी हो जाएगा हम लोगों का भगत सिंह। ठीक है, B नंबर। नेक्स्ट, भगत सिंह द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा था? तो ये था वाई आई एम एथिस्ट। नेक्स्ट, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी?
तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए इसका आंसर। नहीं नहीं नहीं, बाल गंगाधर नहीं, ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। तो बी नंबर का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? राजनीतिक गुरु अगर पूछेगा महात्मा गांधी का, तो अभी हमने बताया था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की? तो जो आपका बनारस वाला था ना, 1905 वाला, ठीक है, उसमें लिया था इन्होंने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के संस्थापक कौन थे? तो सीपीआई की अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा एम एन रॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी? तो HSRA हो जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सत्तरिया नृत्य किस राज्य में? तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य को नृत्य रूप में माना जाता है? तो 8 हो जाएगा, ठीक है। असम से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो ये हो जाएगा सत्तरिया। नेक्स्ट, 2000 में शास्त्रीय नृत्य की सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सत्तरिया ही, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वाला भी है। सत्तरिया नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु शंकर देव थे। भूपेन हजारिका को 2019 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न नहीं, पद्म विभूषण होना चाहिए इसका आंसर। नहीं, भारत रत्न ही होगा, ठीक है, भारत रत्न, सी नंबर होना चाहिए। चलो, नाट्यशास्त्र में उल्लिखित शास्त्रीय नृत्यों के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है, सी याद रखिएगा। कौन सा पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा वही नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। छऊ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो छऊ हो जाएगा आपका, ये तो ऐसा तीन टाइप का छऊ होता है, ठीक है, पुरुलिया होता है, मयूरभंज होता है, तो ये सब आपका जो ईस्टर्न में ही आता है, ठीक है। जैसे पुरुलिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का है। फिर सरायकेला का हो जाएगा जाएगा आपका कौन, झारखंड में है, ठीक है। और मयूरभंज हो जाएगा आपका उड़ीसा का। तो सब ईस्टर्न में ही है, तो ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा। कौन सा सत्तरिया नृत्य का मुख्य रूप है? सत्तरिया तो अंकिया नाट हो जाएगा, ठीक है, अंकिया नाट। नेक्स्ट, किस हिंदू यूनानी राजा का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किया गया? तो ये हो जाएगा आपका मिनांडर का, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में स्वर्ण मुद्रा शुरू करने के लिए प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा कौन थे? तो स्वर्ण मुद्रा शुरू करने के लिए प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन, स्वर्ण मुद्रा है ना, तो ये हो जाएगा किसने करवाया था? हिंदू यूनानी राजा का बात कर रहा है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ PDF है यहाँ पर ये क्वेश्चन। देखता हूँ मैं इसका आंसर। इसका आंसर है एंटियोकस सेकंड होना चाहिए, ठीक है, इसमें एक और लगा लीजिए, एंटियोकस सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हों में राजा मेनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका नागसेना, ठीक है, सिंपल सी। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित की अगर पूछेगा तो ये भी आपका हो जाएगा क्या, अश्वघोष हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट, किस हिंदू यूनानी राजा ने नागसेन द्वारा प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो किसने अपनाया था? तो अगेन मिनेंडर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी राजा बिंदुसार का समकालीन था और उन्हें अंजीर शराब और दार्शनिक प्रदान किए थे? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंटियोकस फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एंटियोकस फर्स्ट जो है किस क्षेत्र का शासक था? तो ये था आपका सेल्यूसिड अम्पायर का, यानी कि जो सीरिया में था, ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वयं एक संचार माध्यम है और अन्य संचार साधनों को उपयोग को नियंत्रित करता है? तो सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो ये था आर्यभट्ट, ठीक है। भारतीय उपग्रह को ज़्यादातर किस प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया जाता था? तो श्रीहरिकोटा से। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1975 में, ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा की बात है तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे। बॉयल के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थिर रखी जाती है? तो बॉयल के नियम में टेम्परेचर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बॉयल के नियम के अनुसार यदि तापमान स्थिर हो तो दाब का आयतन से क्या संबंध होता है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और वही इन्वर्सली का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो P जो है P1V1 इजिकल टू P2V2 ये बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी बॉयल का नियम जो है किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था लगभग, अगर बात करेंगे 1662 के आसपास किया गया था, ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
चार्ल्स के नियम के अनुसार यदि दाब स्थिर हो तो आयतन किस मात्रा के सीधे अनुपाती होता है? ठीक है, अगर देखिए चार्ल्स वाले में क्या होता है, चार्ल्स वाले में आपका प्रेशर हो जाएगा तो तीन ही चीज़ होता है। देखिए पी यानी कि प्रेशर, दाब, वॉल्यूम यानी आयतन, टेम्परेचर यानी ताप। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आयतन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर के। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस गैस नियम के अनुसार यदि आयतन स्थिर हो तो दाब तापमान के सीधे अनुपाती होता है? तो ये हो जाएगा आपका गे लुसाक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर आयतन होगा ना, आयतन अगर कांस्टेंट होगा तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर किस चीज़ के, तो गैस के। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, कोडरमा हजारीबाग बेल्ट किस खनिज के लिए? तो ये हो जाएगा माइका यानी कि अभ्रक के लिए। नेल्लौर बेल्ट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लौर बेल्ट भी आपका यहाँ पर जो है अगर बात करेंगे तो माइका ही होना चाहिए। तो माइका आपको यहाँ पे याद रखना है, बी नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट, अजमेर बेल्ट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अजमेर यानी राजस्थान में होगा ये। तो राजस्थान में क्या है, कॉपर ही होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का जो खेतरी है ना वो आपका था। ठीक है, कॉपर के लिए माइका होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, माइका। बाकी देख लेना इसका क्या है। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कॉपर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये ज़्यादा प्रचलन में था। ठीक है, नेक्स्ट, धातु बोला है ना, धातु तो ब्रॉन्ज होना चाहिए, कॉपर नहीं, ब्रॉन्ज होगा। नेक्स्ट, भारत में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉक्साइट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा Al2O3 इंटू में 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट, किस शहर ने डरन कप 2023 की मेज़बानी नहीं की? तो ये हो जाएगा आपका राउरकेला। ठीक है, राउरकेला ने नहीं किया था, बाकी ये सब जगह पे हुआ था। डुरंड कप 2023 के विजेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, तो मोहन बगान जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहन बगान। नेक्स्ट, सैफ अंडर 16 कप 2023 का विजेता जो है कौन सा देश था? तो अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा अपना भारत था। ठीक है, नेक्स्ट, सैफ अंडर 16 विश्व कप की मेज़बानी किस देश में की गई थी? तो भूटान में की गई थी। ठीक है, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंगखा है, याद रखिएगा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नागुल्ट्रम है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक आपको सारा चीज़ आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, ये टोटल आपका 200 क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम लोगों ने लेक्चर 2 का जो है कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन कर लिया। बाकी आपको ये कैसा लग रहा है लेक्चर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर एक कैंडिडेट जो भी वीडियो को देखता है ना, मुझे बताना ज़रूर कि आप लोग जो है देखते हो तो कैसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है कि नहीं, बाकी कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पाते हैं, ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसी तरीके से रेगुलर आपको आएंगी लेक्चर्स, तो आप उसको देखते जाइएगा। एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है, PYQ पार्ट 4 भी अगर आप कर लेते हैं ना, समझिए कि जीके का टेंशन आपको जो है खास करके SSC में जो है मतलब उतना नंबर ले आइएगा। अगर आपका बाकी के 3 सब्जेक्ट एकदम सही है, टॉप नॉच है, मतलब आप 120 नंबर मतलब 150 नंबर में अगर आप मान लीजिए कि 130 नंबर या 125 नंबर अगर ले रहे हैं, ठीक है, और बाकी यहाँ से कर लेते हैं जीके, तो इससे आपका कवर अप हो जाएगा। बाकी चलिए, ये इन्फॉर्मेशन था, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।